हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्टूडेंट को पता है कि अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि अनअकैडमी से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, लाइव टेस्ट क्विजेज मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। इसके साथ साथ अनअकैडमी ये जो लर्निंग ऐप है, इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से आप सारी चीजों यानी सारी क्लासेस कर सकोगे। आप इसको जाके गूगल प्ले स्टोर से अगर एंड्रॉइड फोन होता है या फिर अगर आपके पास एप्पल फोन होता है तो एप्पल स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अगर जैसे मेरे बारे में जाने जाने थोड़ा सा, देवी सिंह मेरा नाम है। इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाता हूँ, पीटी और मेंस के लिए। हिस्ट्री ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ और पॉलिटी पीटी के लिए पढ़ाता हूँ। ये टेलीग्राम लिंक है। और इसके साथ-साथ इसमें हमारी ऐप में क्लासेस चलती हैं, इसमें सारा हैंडआउट प्राप्त होता है। ये मेरा कोड है SPTSC10 और DBYT। इन कोड को यूज़ करके 10% आपको सभी स्टूडेंट को डिस्काउंट प्राप्त होगा, ठीक है? इसके साथ-साथ और भी एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। जैसे आप देखो, कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस कवर किया जाएगा। इसके अंतर्गत पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स सभी में करीब 15 से 20 अपकमिंग क्लासेस होती हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर बात करें तो हमारे पास प्लस का, आइकॉनिक का और ऑप्शनल हिस्ट्री का, यानी ऑप्शनल हिस्ट्री का क्या है, प्लान है। अगर प्लस की बात करते हैं तो प्लस के 1 टू 36 माह तक का प्लान होता है हमारे इसके अंतर्गत, और इसमें से SPTSC10 कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। वहीं लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोचेस, ये सारी चीजें व्यवस्थाएं आपको करवाई जाएंगी। इसके बाद SPTSC10 ये अगेन कोड है और इस कोड को आप यूज करना है। आप देखेंगे कि इसमें से 12 माह से 36 माह तक का सब्सक्रिप्शन का प्लान है। सबसे बेहतरीन यही है, इसमें से पर्सनल कोच प्रोवाइड करवाया जाएगा और सारी चीजें तो पहले से जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास दूसरा, जैसे कि ऑप्शनल को लेकर के सभी सब्जेक्ट हमारे यहाँ ऑप्शनल पढ़ाए जाते हैं। इसमें अगेन 1 माह से लगा कर 36 माह तक का प्लान है। ये SPTSC10 ये कोड है, इसको यूज करके 10% का आपको डिस्काउंट प्राप्त करना है, ठीक है ना? हमारा ये 31 जनवरी को एक कॉन्टेस्ट हेल्ड होने वाला है। इसके अंतर्गत आप ये 45 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन होगा और 60 क्वेश्चंस होंगे, 30 कॉम्बैट्स होंगे, 6 एक्शंस और रिलेटिव स्कोरिंग। और इसके साथ साथ आप देख पाओगे कि 1 टू 3rd रैंकर्स के लिए इसमें से व्यवस्थाएं हैं और 4 टू 150 रैंकर्स के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। 1 टू 3rd रैंकर्स के लिए यानी यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन है। और अगर हम 4 टू 150 रैंकर्स की बात करें तो इसमें से वाउचर मिलेगा आपको, ठीक है? तो यहाँ तक आपने देखा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताऊं 21st और 20 यानी 2022 और 2023 के लिए कुछ बैचेज हैं जो कि 25th से स्टार्ट हैं। इन बैचेज को आप जैसे देख पा रहे हो, ये सारे बैचेज हैं, ये बैचेज हैं। कुछ बैचेज यानी हिंदी में हैं, कुछ बैचेज बायलिंगुअल हैं। जैसे कि ये इंग्लिश में, ये बायलिंगुअल हैं, ये इंग्लिश में है, ठीक है? और ये कंफर्म हो चुका है कि 25 से इसका रेट हाइक होने वाला है। तो जल्द से जल्द उससे हाइक होने से पहले आप ये 25 से पहले सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको क्या क्या, जैसे कनेक्ट विद द योर पर्सनल कोच से आप कनेक्ट कर सकोगे, मेंस टेस्ट सीरीज विद एवेल्युएशन, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन, एंड ये सारी व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध होंगी, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें से अगेन SPTSC10 ये कोड है, इसको यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए, आज हमें ना हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत कल हमने जो चीज़ें देखी थी, उसको थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं एक कारवां। चलो, बीमा सुधार के बारे में हमें बात करना है। सॉरी, बैंकिंग सेक्टर में बोला, बैंकिंग सेक्टर नहीं बल्कि बीमा क्षेत्र पढ़ रहे थे, है ना? बीमा क्षेत्र। है ना? बीमा क्षेत्र पढ़ रहे थे, तो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित यानी बीमा सुधार, उसी के आगे से है, ठीक है ना? बीमा सुधार। देखो, बीमा सुधार यानी इंश्योरेंस रिफॉर्म भारत में चल रहे आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले अप्रैल अप्रैल 1993, कब? अप्रैल 1993 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर आरबीआई के पूर्व गवर्नर आरबीआई के पूर्व गवर्नर आर
RN मल्होत्रा, RN मल्होत्रा साथ की अध्यक्षता में बीमा सुधार का गठन किया गया। बीमा इनकी अध्यक्षता में बीमा सुधार की एक समिति का गठन किया गया। बीमा सुधार समिति का गठन किया गया। बीमा सुधार समिति का, यहीं से कल हमें स्टार्ट करना था, है ना। बीमा सुधार समिति का गठन किया गया। गठन, ठीक है। तो आप जैसे कि बीमा क्षेत्र के अंतर्गत, आपको इसमें से मैं बता दूं कि बीमा क्षेत्र क्षेत्र के अंतर्गत हम बीमा सुधार पढ़ रहे हैं। अप्रैल 1993 में आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा जी के द्वारा बीमा सुधार समिति का गठन किया, मतलब यही लीड कर रहे थे, यही अध्यक्षता कर रहे थे, तो गठन किया गया। इसकी सिफारिश के आधार पे ही भारतीय बीमा विनियामक और विकास, जिसे इरडा कल हमने देखा था, तो ये जो इरडा है, भारतीय जो विनियामक बोर्ड है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना करी जाती है। यानी इन्हीं की अनुशंसा पे ही इरडा, इन्हीं की अनुशंसा पे ही इरडा की स्थापना करी जाती है। इरडा की स्थापना की जाती है। इरडा की स्थापना की जाती है। इरडा अधिनियम के पारित होने के साथ ही सरकार ने समिति द्वारा जो अनुशंसित भारतीय विदेशी क्षेत्र में बीमा कंपनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश की सिफारिश को भी अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही साथ जो बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भारतीय और विदेशी कंपनियों के जो आगमन से जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC और भारतीय साधारण बीमा निगम GIC, जो कि कल मैंने LIC और GIC इन दोनों को बताया था, तो इनका एक एकाधिकार था, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, जैसे ही इसके दरवाजे सभी के लिए खुल गए। अब इसके साथ साथ ऑब्वियस है कि अब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आप देखोगे गुणवत्ता भी बेहतर होगी। ठीक है, तो प्रीमियम पर उच्च गुणवत्ता दी जाएगी और बीमा उत्पाद जो बीमा धारकों को जो एक बेहतर बीमा उत्पाद, बीमा पॉलिसी प्राप्त हो सकेगी। तो इसके अंतर्गत कहीं न कहीं बीमा सुधार से संबंधित कुछ रिफॉर्म देखे गए, जैसे कि मैंने इस रिफॉर्म के अंतर्गत बताया। वहीं बीमा जो नियंत्रक द्वारा बीमा सर्वेक्षकों, जो सर्वेक्षक है इसके, इनको लाइसेंस देने का अधिकार समाप्त करने की सिफारिश भी करी गई। लेकिन सरकार द्वारा वर्ष 2002 में इसको लागू किया गया, बल्कि इसको थोड़ा-सा टाइम लेके इसको एक्सटेंड किया गया, लागू किया गया। तो आपने यहाँ तक देखा। अब बीमा कानून संशोधन 2015, आपने यहाँ देखा ना। अब अगला देखना है बीमा कानून संशोधन। बीमा कानून संशोधन, कानून संशोधन, बीमा कानून संशोधन, संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2015, बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015। देखो, बीमा कानूनों के पुराने और जो मतलब ऐसे प्रावधान जो काफी पुराने थे, मतलब जो स्टार्टिंग से थे, तो इनको हटाने के लिए इरडा को और प्रभावी बनाने की कोशिश करी गई। भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भी, जैसे जैसे कि मैंने कल बताया था, 26% से बढ़ा करके 49% कर दिया गया, जिससे कि भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण सुरक्षित रहे। साथ ही साथ भारत सरकार ने बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 भी क्या किया, पारित किया। साथ ही साथ मैंने ये आपको बताया इसके अंतर्गत जो बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया गया। इस अधिनियम ने बीमा अधिनियम 1938 और साधारण बीमा व्यवसाय यानी राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी इरडा 1999 में संशोधन का मार्ग प्रशस्त करते हुए इसमें अधिनियम इरडा को अधिक ज्यादा संपन्न और शक्तिशाली बनाने की, प्रभावी बनाने की कोशिश करी गई। और देखो, इसके द्वारा जो विनियामक ढांचे को अधिक लचीला, प्रभावी और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से आप देखोगे इस नियम के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए। क्या-क्या बदलाव हुए? जैसे कि कल भी हमने इन बदलावों के बारे में देखा था कि बीमा क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, यानी FDI है, वो 26% से बढ़ाकर कितना, 49% कर दिया गया। 26% से बढ़ा करके वो 49% कर दिया गया। कितना, 49% कर दिया गया।
इसके साथ साथ और सुधारों के अंतर्गत आप देखोगे जो जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद है, इनकी स्थापना जो कि बीमा क्षेत्र के लिए आत्म विनियमन यानी निकायों के रूप में कार्य करेंगे। कौन? जीवन बीमा परिषद, जीवन बीमा परिषद, बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद, साधारण बीमा परिषद, साधारण बीमा परिषद। ठीक है। बीमा उत्पादों की बहुस्तरीय विपणन को रोकने हेतु जुर्माने की भी राशि में वृद्धि करी गई। ठीक है। इसके साथ साथ बीमा विनियमन और इरडा के साथ जो रजिस्ट्रेशन के बिना पॉलिसी बिक्री के लिए 10 वर्षों तक के कारागार का भी प्रावधान किया गया। अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी जो इरडा है, इसके साथ अगर आपका कोई पंजीकरण नहीं है और आप पॉलिसी को बेचते हो, पॉलिसी बिक्री करते हो, अगर ऐसे इस अनियमितताओं में शामिल पाए जाते हो तो 10 साल तक का कारागार की भी व्यवस्था करी गई। साथ ही साथ पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हैं, ये सामान्य बीमा कंपनियों को पूंजी बाजार से धन जुटाने की अनुमति दी गई और भारत सरकार का स्वामित्व इसमें से किसी भी हालात में 51% से नीचे नहीं हो सकता है, ये भी बात करी गई। इसमें जो संशोधित कानून में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए, कुछ ऐसे प्रावधान आए जिससे कि 1 करोड़ से 25 करोड़ तक का जुर्माना और बीमा एजेंटों जो बीमा कंपनियों पर लगाया जा सकेगा, यदि वे नियमों का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन करते हैं, तो इन संशोधन नियमों के माध्यम से इसको और बेहतर और कुशल बनाने की, सोफिस्टिकेटेड बनाने की कोशिश करी गई। तो आपने यहाँ तक चीज़ों को देखा, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। साथ ही साथ बीमा सुधार के अंतर्गत पॉलिसी धारक के हित में उस अवधि को 3 वर्षों तक सीमित कर दिया जाएगा, जिसमें पॉलिसी गलत विवरण आदि के आधार पे खारिज कर दिया गया है। तो इस आधार पे पॉलिसी धारक को 3 वर्षों तक क्या कर दिया जाएगा? उसको 3 वर्षों तक सीमित कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ-साथ आप देखोगे कि बीमा लोकपाल यानी इंश्योरेंस जो ऑप्समैन है, इसके बारे में क्या है? बीमा लोकपाल थोड़ा-सा देख लो। बीमा लोकपाल। देखो, बीमा लोकपाल की अगर हम बात करें, तो बीमा प्रदाता कंपनी और पॉलिसी जो धारक हैं, जो बीमा प्रदाता कंपनी है, मान लो ये कि कोई बीमा प्रदाता कंपनी है और जो पॉलिसी होल्डर हैं, जो पॉलिसी धारक हैं, बीमा प्रदाता कंपनी, है ना? इनके बीच पॉलिसी धारक और बीमा प्रदाता कंपनी के बीच एक अनुबंध है। ध्यान रखिएगा, ये एक अनुबंध होता है, अनुबंध होता है, अनुबंध होता है। ठीक है। ऐसे में देखोगे बीमा प्रदाता कंपनी और बीमा पॉलिसी धारक के मध्य कई बार विवाद देखने को मिलता है। इसमें से कई विवाद देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें बड़े सीमा उद्योग में आप देखोगे कि कई सारे बीमा कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते कई प्रोत्साहनकारी नीतियाँ और अनुचित व्यापार और ये सारी चीज़ें और ऐसी परिस्थितियों में बीमा पॉलिसी धारकों के हितों में आप देखोगे कि कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसके अंतर्गत जो बीमा लोकपाल है, ये अनुबंध है, इसमें किसी प्रकार से कोई कंपनियाँ किसी प्रकार से हेर-फेर ना कर सकें, तो जो पॉलिसी धारक है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी और अगर किसी प्रकार से शिकायत या इससे संबंधित कोई समस्या है, तो भी उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी पॉलिसी धारक ने अपनी शिकायत के साथ बीमा कंपनी से संपर्क किया है, तो उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। मतलब इनका जो समाधान नहीं किया गया है, अगर ऐसी कोई समस्या है या इसका समाधान जो आपकी संतुष्टि के स्तर पर नहीं किया गया है या फिर 30 दिनों तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें से एक्शन लिया जाएगा। वहीं लोकपाल के समक्ष जो आपकी शिकायतें हैं, वो कुछ ऐसी हो सकती हैं जैसे कि किसी बीमाकर्ता द्वारा दाव का आंशिक और पूर्ण अस्वीकरण कर देना। इसके साथ-साथ इसमें आप देखोगे कि और भी बहुत सारी जैसे चुकता प्रीमियम पॉलिसी की शर्तों के अनुसार उसका जो प्रीमियम में अगर कई बार विवाद हो जाता है, तो उनसे संबंधित रिज़ॉल्यूशन सॉल्यूशन निकालना। वहीं जीवन बीमा करता, साधारण बीमा करता और स्वास्थ्य बीमा करता द्वारा जो दावों को कुछ आंशिक और पूर्ण निस्तारण की भी बात करी गई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें से आपको ये सारी समस्याओं का निदान मिलेगा।
तो आपने यहाँ तक सारी चीजों को देखा। अब नई बीमा योजनाओं के अंतर्गत मैंने कल बताया था कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये क्या है? कुछ बीमा योजनाओं के भी बारे में देख लेते हैं। अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी काफी कुछ है, इसके बारे में डिटेल से और भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, तो यह एक आकस्मिक मृत्यु सह अपंगता की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना है। इसकी शुरुआत 2015 में शुरू करी जाती है, इसकी शुरुआत 2015 में होती है। इस योजना में सुविधा उन बैंक खाता धारकों को उपलब्ध करवाई जाएगी जिसकी उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष तक है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष तक है। इस योजना में जो वार्षिक प्रीमियम है, ये 12 रुपए का वार्षिक प्रीमियम, ध्यान रखिएगा, 12 रुपए का वार्षिक प्रीमियम। और इस बीमा योजना के अंतर्गत अगर आकस्मिक मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता हो जाए, पूर्ण विकलांगता का मतलब है कि जैसे किसी के 2 पैर चले जाएं, 2 हाथ चले जाएं, या ऐसी स्थिति में तो 2 लाख रुपए तक का क्या है, 2 लाख रुपए तक का, या स्थायी या आंशिक विकलांग सॉरी ये पूर्ण विकलांगता या आकस्मिक मृत्यु में 2 लाख रुपए तक का आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और अगर एक स्थायी या आंशिक विकलांगता हो जाती है तो इस स्थिति में 1 लाख तक रुपया क्या मिलेगा, बीमा मिलेगा। 1 लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा मिलेगी, ये उपलब्ध करवाई जाएगी बीमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। तो आपने इसके अंतर्गत ये सारी चीजें देखी। मैंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 2015 में, 18 से 70 वर्ष तक के लोगों को कवर किया जाएगा। वार्षिक प्रीमियम 12 रुपया तय होगा, और इसमें से अगर पूर्ण विकलांगता या आकस्मिक मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपया, और अगर आंशिक विकलांगता या फिर आप ये कह सकते हो कि एक स्थायी विकलांगता, इसके आधार पे आपको 1 लाख रुपया पेमेंट किया जाएगा, यानी सुरक्षा प्रदान करी जाएगी। ठीक है। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना देख लीजिए। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा योजना, जीवन ज्योति ना, जीवन ज्योति है, जीवन ज्योति बीमा योजना, बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देखो, इसकी भी शुरुआत 2015 में करी जाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी भी शुरुआत 2015 में करी जाती है। इसमें भी 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को कवर किया जाएगा। इसमें से जो वार्षिक रूप से नवीनीकरण योजना है, ये रिन्यू होती रहेगी, और प्रत्येक बैंक धारकों को 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक अकाउंट होल्डर्स को 2 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत इस योजना में जो वार्षिक प्रीमियम राशि है वो 330 रुपए की है। वार्षिक प्रीमियम राशि, वार्षिक जो प्रीमियम राशि है कितना, वो 330 रुपए, 330 रुपए तक, ध्यान रखिएगा। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। ठीक है। अगला देख लो, आम आदमी बीमा, आम आदमी आम आदमी बीमा योजना, बीमा योजना, सॉरी, चलो, जो यह योजना है, यह योजना है, इसमें से इस योजना के अंतर्गत 18 साल से यानी 59 साल तक के लोगों को कवर किया जाएगा। आयु वर्ग के ग्रामीण, पहले तो ये ग्रामीण ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को, जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन परिवार के मुखिया या फिर कमाने वाले सदस्य को बीमा प्रदान करने वाली, या फिर कमाने वाले
सदस्य सदस्य को कमाने वाले सदस्य को बीमा प्रदान करने के लिए, सॉरी आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही, कमाने वाले सदस्य को बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 2007 में इसकी शुरुआत करी गई। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु होने पर अगर किसी की नेचुरल मृत्यु हो जाती है तो 30,000 तक का, कितना, 30,000 तक का, दुर्घटना होने पर 75,000 तक का, एक एक हजार का, 1000 का सिंबल होता है, ठीक है। अगर दुर्घटना बस मृत्यु हो जाती है तो ये नेचुरल मृत्यु पे यानी प्राकृतिक मृत्यु की दशा में है, प्राकृतिक मृत्यु की दशा में, और दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में, दुर्घटनावश दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में, या फिर पूर्ण विकलांगता या असाध्यता में 37,500 रुपए तक का क्या किया जाएगा, इसमें बीमा कवर किया जाएगा, बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा, इतनी की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से संबंधित जो राज्य सरकारें हैं, संबंधित सरकारों के द्वारा बराबर बराबर अनुपात में रुपए 200-200 रुपए का अंशदान दिया गया है, 200-200 रुपए का अंशदान दिया गया है, यानी और राज्य केंद्र और राज्य सरकार के संदर्भ में कितना, यानी 200-200 रुपए का, ध्यान रखिएगा, इसमें से अंशदान दिया गया है। तो ये तो रही इसके अंतर्गत आपने देखा आम आदमी बीमा योजना। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जरा इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, रोजगार मंत्रालय द्वारा, ये जो गरीबी रेखा यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल से नीचे हैं, जो बीपीएल वाले लोग हैं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करी गई है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करी गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उपचार या उससे संबंधित जो खर्चा है इसकी भरपाई के लिए 30,000 रुपए, ध्यान से सुनिएगा, 30,000 रुपए तक का स्मार्ट कार्ड पर आधारित, स्मार्ट कार्ड पर आधारित कार्ड पर आधारित स्मार्ट कार्ड पर आधारित, और इसके साथ साथ इसमें से 75% इसमें से जो शेयर होगा इस रुपए में वो केंद्र का होगा, और जो रेस्ट ऑफ मनी है 75% के बाद अगर जो 25% है वो किसके, राज्य के हिस्से आएगी। लेकिन यही चीज जम्मू कश्मीर के अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में ये चीज 90% केंद्र का होगा और 10% जम्मू कश्मीर का होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने चीजों को देखा। अब हम थोड़ा सा इसमें से डीप डिस्कशन करते हैं। देखो जो बीमा से संबंधित कुछ चीजें हैं, कल मैं आपको बीमा से संबंधित कुछ और बातों को डिस्कस किया था, चलो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो बीमा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत में जब बीमा क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोला गया तब इसमें से रेगुलेटरी यानी रेगुलेशन की आवश्यकता पर बल दिया गया, फोकस किया गया। इसी के आधार पर इरडा 1999 अधिनियम के अंतर्गत 2000 में इरडा का क्या किया गया, इरडा को स्थापित किया गया। यह भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना करी गई, या एक तरीके से ये रेगुलेटरी बॉडी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में,
करती हैं। इसके बारे में हमने कल डिटेल से बात किया था। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो इसके जो लीड कर रहे हैं इस इरडा को, वो सुभाष चंद्रा कुंटिया हैं, जो आईएएस हैं, ये इसका नेतृत्व कर रहे हैं। विदेशी इसमें एक रिफॉर्म होता है और अब विदेशी निवेश को इस बीमा क्षेत्र में 49% का क्या कर दिया गया है, इसमें से 49% का दरवाजे खोल दिए गए हैं। बीमा को हम प्रॉपरली 2 हिस्सों में बाँट के बताया था, लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। एक लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो जीवन बीमा के अंतर्गत मैंने बताया था कि उसकी जो नॉमिनीज है, उसके आश्रित हैं, उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करी जाती है। जबकि जो ये जनरल बीमा है, इन जनरल बीमा में स्वास्थ्य बीमा हो गया, वाहन बीमा हो गया, चोरी के प्रति कोई संपत्ति का बीमा हो गया, ये इस तरह का बीमा सारा जनरल बीमा कहलाता है। ठीक है? तो जीवन बीमा को अगेन यानी लाइफ इंश्योरेंस को अगेन 2 भागों में बाँट के देखा जाता है। एक पारंपरिक बीमा है, पारंपरिक पारंपरिक बीमा, और पारंपरिक के बाद यूनाइट लिंक्ड इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप यूलिप। ठीक है? तो इसके अंतर्गत पारंपरिक बीमा और यूलिप को हमें क्या करना है, इसके अंतर्गत चीजों को बात करना है। देखो, पारंपरिक बीमा में जो बीमा धारक कंपनी को जो प्रीमियम अदा करता है, उसे बीमा कंपनी बिल और बॉन्ड जैसे प्रतिभूतियों में निवेश कर देती है। अगेन सुनिएगा, मैंने बोला कि पारंपरिक बीमा के अंतर्गत जो भी बीमा धारक है, बीमा होल्डर है, जो पॉलिसी होल्डर है, जो भी ये व्यक्ति प्रीमियम अदा करता है, तो ये बीमा कंपनी बिल और बॉन्ड के रूप में क्या करती है, ये प्रतिभूतियों में, बिल और बॉन्ड वाली प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं और इनको इसमें से ब्याज मिलता है। इन कंपनियों को इसमें से क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। वहीं इस धनराशि का प्रयोग करके जो बीमा कंपनी है, वो शेयरों के निवेश से उद्देश्य से इसमें नहीं कर सकती हैं। इसमें शेयरों में निवेश नहीं संभव है, शेयर मार्केट में निवेश पॉसिबल नहीं है। वहीं बीमा धारक को एक निश्चित लाभ सुनिश्चित किया जाता है। इसके अंतर्गत जो बीमा कंपनियों को देखो ब्याज मिलेगा और यही ब्याज वो क्या करेंगी कि जो उसका पॉलिसी होल्डर है, बीमा धारक है, तो उसको लाभ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आप देखोगे कि इसमें जो यूलिप्स जो मैंने सेकंड नंबर बताया, ये जो यूलिप्स है, ये भी एक प्रकार का यूलिप्स के रूप में भी बीमा धारक से कुछ रुपया जो प्रीमियम है, वो प्राप्त किया जाता है। प्रीमियम को बीमा कंपनी मुख्यतः ये वाला जो रुपया है, वो शेयर मार्केट में क्या करेगी, निवेश करेगी। इससे जो उत्पन्न लाभ है, वो शेयर पर क्या होगा, शेयर बाजार पर लगाया जाएगा और लाभ भी शेयर मतलब उसी के अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। लेकिन धीरे आगे-आगे क्या होता है, 2010 में सेबी ने अचानक से यूलिप पर क्या कर देती है, प्रतिबंध लगा देती है। एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, ऑब्वियस है, मैंने बताया जो यूलिप्स है, मैंने यूलिप्स के अंतर्गत क्या बताया कि इसका पैसा शेयर बाजार में लगाया जाएगा और शेयर बाजार को जो लीड करता है या शेयर बाजार को जो कंट्रोल करता है, वो सेबी करती है। तो सेबी 2010 में करती क्या है कि भैया जो यूलिप्स का पैसा है, तुम शेयर बाजार में लेके लगा रहे हो, तो ये तो पैसा, ये तो सारा चीज हमारे अंदर आना चाहिए। तो जब ये सेबी इसमें प्रतिबंध लगा देती है और कहती है कि यूलिप्स भी एक म्यूचुअल फंड की तरह है और इसके माध्यम से इसका संचालन सेबी के अंतर्गत होना चाहिए, ना कि इरडा के अंतर्गत होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं और एक ही कंपनी देखोगे, एक ही सरकार के अंदर 2 अथॉरिटी बॉडी है, इसमें से डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो बीमा को कंट्रोल करने वाली जो इरडा है, ये कहती है ये म्यूचुअल फंड से डिफरेंट है और इसको क्या करूंगी, इसको कंट्रोल मैं करूंगी। इरडा कह रही है, ये अथॉरिटी कह रही है।
तो इसमें डिस्प्यूट एक बड़ा रूप ले लेता है। बाद में आप देखोगे कि जो सरकार है फाइनली जो निर्णय आता है वो इरडा के पक्ष में आता है और ये जो इरडा है प्रॉपरली इस यूलिप्स को भी कंट्रोल करने लगती है। तो ये डिस्प्यूट भी 2010 में देखने को मिलता है। वहीं वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत जो नियामक ये जो बॉडी है ये विवाद सुलझाने के लिए यही बीच में आएगी और वित्त मंत्रालय अर्थात सरकार है वो हस्तक्षेप करके सारे जो प्रॉब्लम्स है इसको समाप्त कर देगी और जो निर्णय है वो इरडा के पक्ष में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इरडा ही क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। वहीं विभिन्न विनियामकों के बीच ऐसे विवाद दोबारा से उत्पन्न ना हो उनके लिए भी व्यवस्था करी गई। इसी के उद्देश्य से 2014 में जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, यहाँ से क्वेश्चन पीटी में 100% पूछा जाएगा और लिख लीजिए। जस्टिस बी एन श्री कृष्णा जी के नेतृत्व में एफएसएलआरसी यानी फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमेटी, ताकि किसी भी सरकार की दो बॉडी बॉडी के बीच किसी भी प्रकार से कोई समस्या क्रिएट ना हो, इस वजह से इस कमेटी का गठन किया गया। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की स्थापना करी गई। इसी को एफएसएलआरसी या फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमेटी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक चीजों को देखा। ये पूरा आज जो है बीमा क्षेत्र पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बीमा क्षेत्र कंप्लीट हो गया। कल का लेक्चर, आज का लेक्चर जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो आज यहाँ तक देख लेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद कमोडिटी यानी वस्तु व्यापार। कमोडिटी, एक मिनट है ना, इसमें से फाइल्स लगी होनी चाहिए। आ तो गया। चलो वस्तु व्यापार देख लो थोड़ा सा। देखो जो वस्तु व्यापार है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रमुख वस्तुओं पर, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रमुख वस्तुओं के मूल्य निर्धारण की एक प्रकार की व्यवस्था है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ जो वस्तुओं के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था है। इसमें किसी भी वस्तु की जो खरीद बिक्री भौतिक रूप से नहीं होती है, बल्कि इस खरीद बिक्री में एक खरीदार और एक विक्रेता कमोडिटी एक्सचेंज पे एक अनुमान लगाते हैं, एक सट्टा की तरह। क्या किया जाता है, इसमें एक अनुमान लगाया जाता है और एक वस्तु का जो मूल्य ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इस अनुमान के आधार पे खरीदारी क्या होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर मान लो ऊपर मूल्य जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर मूल्य ऊपर की ओर जाएगा और तो इसमें बिक्री ज्यादा होगी, ऑब्वियस है। ऊपर मूल्य जा रहा है तो बिक्री क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मूल्य नीचे आएगा तो इसमें कहा जाता है कि ये जो बिक्री मूल्य नीचे आ रहा है, ज्यादा लोग बेच रहे हैं तो यहाँ पे बिक्री कम होगी। नहीं, वस्तु व्यापार की इस प्रक्रिया में जो मूल्य का फ्लक्चुएशन है, जो डिफरेंसेस, जो परिवर्तन है, यही बाजार में भौतिक रूप से भी लागू होने लगता है। एक्चुअल में क्या है, भौतिक रूप से लागू होने लगता है। और भारत में वस्तु व्यापार के लिए जो उपस्थित जो कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज है वो मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज है, एमसीएक्स बोला जाता है इसको। ठीक है, एमसीएक्स कहा जाता है। देखो इसकी जो स्थापना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने करी थी और दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है वो कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज एनसीडीएक्स है। ठीक है, वहीं भारत की जो ट्रेडिंग कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज का संचालन हार्वर्ड मार्केट कमीशन के अंतर्गत एफएमसी, अभी मैं बताऊंगा इसके अंतर्गत, यानी एफएमसी के अंतर्गत किया जाता है। इसकी स्थापना है 1953 में करी जाती है और फाइनेंशियल कमीशन के सुधारों के आधार पे, सुझाव के आधार पर जो ये फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, एफएमसी है, इसका विलय सितंबर में सेबी के साथ कर दिया जाता है। यहाँ पे एमएमसी लिखा है, गलत है, ये एफएमसी है। तो इसका विलय क्या कर दिया जाता है, सेबी के साथ 2015 में कर दिया जाता है। वर्तमान में सारी चीज को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। वर्तमान में सारी चीजों को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करती है। तो आपने इसके अंतर्गत देखा, इसमें कोई उम्मीद करता हूं किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। देखो दोबारा से सुन लो। देखो जो ये वस्तु व्यापार है, जो कमोडिटी ट्रेडिंग है, जो कमोडिटी मार्केट है, ये पहले तो ये जान लो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ वस्तुओं का जो मूल्य परिवर्तन है, ये मूल्य परिवर्तन की ही एक व्यवस्था के अंतर्गत क्या करता है, डील करता है।
इसमें कुछ आभासी व्यापार यानी वर्चुअल ट्रेडिंग होती है, वो जैसे फिजिकल ट्रेडिंग नहीं होती है। इसमें किसी भी वस्तु की खरीद बिक्री भौतिक रूप से नहीं दिखेगी, भौतिक मतलब दिखाई नहीं देगी, और इसी ट्रेडिंग वर्चुअल ट्रेडिंग के आधार पे ही जो भौतिक वस्तुओं का जो जैसे भौतिक वस्तुओं में आप देख लो सोना हो गया, अनाज हो गया, ये सारी चीजों का भाव इसी के आधार पे, इसी कमोडिटी मार्केट के आधार पे क्या होगा, तय होता है। होता क्या है कि इसको जो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक एफएमसी यानी कौन कंट्रोल करता था, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन कंट्रोल करता था। अब इसको विलय करके सेबी के साथ 2015 में इसका विलय कर दिया गया है। तो जो कमोडिटी मार्केट के अंतर्गत ये समझ लो कि जैसे जो सोना चांदी और जितना भी अनाज है सब कमोडिटी मार्केट के अंतर्गत ही आता है, और इसी के आधार पे वस्तु और वस्तुओं का जो मूल्य है वो तय किया जाता है इसी के आधार पे। इसके साथ साथ मैंने बताया है कि जैसे कि भारत की अगर कमोडिटी की बात करें तो भारत की भी कमोडिटी के बारे में मैंने अभी बताया, और मैंने दुनिया की भी सबसे बड़ी कमोडिटी के भी बारे में बताया। अब थोड़ा सा बिटकॉइन देख लो। बिटकॉइन, ये बिटकॉइन क्या है? देखो ये बिटकॉइन भी एक प्रकार की आभासी यानी वर्चुअल मुद्रा है। ध्यान से सुनिएगा, यह बिटकॉइन एक प्रकार की वर्चुअल मुद्रा का ही प्रारूप है। यह किसी भी प्रकार से भौतिक रूप से जैसे कि नोट या फिर हमारी मुद्रा है ऐसी उपलब्ध नहीं होती है। इसमें जो माना जाता है जो ये बिटकॉइन है इसकी जो खोज है एक जापानी वैज्ञानिक सतोशी नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो, संतोषी नहीं है ये सतोशी है। तो सतोशी नाकामोटो ने करी, लेकिन अभी भी इस व्यक्ति के नाम पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, बहुत ज्यादा, कि ये स्पष्ट ही नहीं है कि ये सतोशी नाकामोटो एक व्यक्ति है या एक संस्था है या एक संगठन है। इसके बारे में कोई मतलब वास्तव में कोई ऐसा चीज ही रेटिफाई स्पष्ट ही नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो ये बिटकॉइन है इसकी खोज इसी नाम पे, ये क्या है, सतोशी नाकामोटो के नाम पे किया जाता है। देखो बिटकॉइन को बनाने के लिए क्रिप्टो टेक्नोलॉजी यानी क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अब आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो टीचर हैं वो क्रिप्टोग्राफी बताएंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है। बस ये जान लो कि इसमें जो क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से एक प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है, और इसी प्रोग्रामिंग के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का इमरजेंस होता है। वर्ष 2008 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के माध्यम से इसमें से एक ब्लॉकचेन सिस्टम तैयार किया गया, और करीब इसमें से मिलियंस ऑफ जो पजल्स हैं मैथमेटिकल पजल्स तैयार किए गए। और कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति इस कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से एक पहेली को सुलझाता है तो एक बिटकॉइन की उत्पत्ति होती है। और ये इंटरनेट के माध्यम से जो बिटकॉइन है इसको एक्सचेंज मतलब काफी प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कोई भी कंट्री बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर या लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दिया है। तो बिटकॉइन का जो प्रयोग है वो आज भी खरीद बिक्री के रूप में बिटकॉइन का प्रयोग किया जाता है, और ये अभी भी किसी प्रकार से इसको कोई लीगल टेंडर नहीं मानती है, कोई भी कंट्री इसको लीगल टेंडर नहीं मानती है। इसके साथ-साथ एक्सचेंज पे बिटकॉइन की जो खरीद-बिक्री करी जाती है, बिटकॉइन को किसी भी देश की सरकार, ना ही केंद्रीय बैंक, ना ही कोई जैसे कि मान लो वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है, कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन इसमें कोई लीगल टेंडर नहीं मानता है और ना ही इसको सुरक्षा या फिर संरक्षण देता है। इसके साथ-साथ किसी भी देश के जो केंद्रीय बैंक है, ये किसी भी देश पर ये केंद्रीय बैंक में भी दावे का काम नहीं करती है, और ये आभासी होती है। खरीद-बिक्री की प्रक्रिया में एक खरीदार अकस्मात गायब हो जाए तब इसका मूल्य 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ऐसी स्थिति में निवेशकों को भारी भरकम घाटा झेलना पड़ेगा। यदि खरीद-बिक्री की प्रक्रिया में जो खरीदारी बढ़ती है तब इसका मूल्य जो है वो किसी भी हद तक चला जा सकता है। लेकिन माँग भी आभासी होती है, इसमें जापान और रूस जो है तो वस्तु और सेवाओं की खरीद-बिक्री के उद्देश्य से बिटकॉइन का प्रयोग कर रहा है। हालाँकि अगर हम बात करें इसमें से तो जो इसका बिटकॉइन का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है? तो देखो उन देशों में जो कि आप देखो कि जैसे कि लीगल टेंडर वहाँ भी नहीं है, जैसे कि जापान और इसमें से रूस में, लेकिन इसका एक भारी मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है। हो सकता है फ्यूचर में कोई ना कोई देश इसको लीगल टेंडर मान बैठे और लीगल टेंडर बना दे।
तो ध्यान रखिएगा ये बिटकॉइन है, ठीक है। बिटकॉइन के बारे में इतनी जो जानकारी है वो सफिशिएंट है, लेकिन हाँ, थोड़ी-सी कुछ बिटकॉइन के बारे में क्या पॉज़ हैं, कुछ कॉन्सेस क्या हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे कि आप ये देख लो, इसके अंतर्गत आप देखोगे जो इंटरनेट समुदाय में जो बिटकॉइन लगातार पॉपुलराइज़ होते रहा है, इसके पीछे के क्या कारण है ये लगातार पॉपुलर होने के? तो देखो कुछ वर्षों में जो सोने का मूल्य बढ़ा नहीं है, वो स्टेबल कर गया है। क्योंकि बिटकॉइन का निवेश है, वो एक विकल्प के रूप में आ गया है, लोग बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं, तो जो सोना है वो स्टेबल टाइप कर गया है, वो बढ़ा नहीं, तो एक ये भी कारण है। वहीं विश्व के बाज़ार में जो विश्व का बाज़ार है, वो शेयर बाजार का ऐतिहासिक रूप से उच्चतम स्तर पर होना और बाजार को भी जोखिम पूर्ण बनाना ये बिटकॉइन का एक विकल्प बन जाता है। तो बहुत सारी चीजें खासकर जैसे कि हम जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इंटरनेट का प्रयोग के बढ़ने के चलते बिटकॉइन की लगातार आप देखेंगे सर्कुलेशन या फिर उसका प्रयोग बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और अमेरिकी मंदी के खत्म होने के बाद जो विश्व की सभी प्रमुख व्यवस्थाओं में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएँ हैं, सभी में कहीं न कहीं जो लिक्विडिटी है वो बढ़ी और इसके कारण जो बिटकॉइन का महत्व लगातार प्रचलित होता गया, बिटकॉइन का महत्व बढ़ता गया। अब आप देखोगे कि मैं बताया कि हो सकता है फ्यूचर में कि बिटकॉइन को कोई भी देश मान्यता धीरे-धीरे क्या कर दे, मान्यता दे दे। तो ये सारी चीज़ें बिटकॉइन के रेफ़रेंस में हैं। आज तक का जो लेक्चर है हम यहीं तक करते हैं। कल हम ना सारी चीज़ों को डिटेल से बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो कैपिटल मार्केट का ये जो 7वाँ 8वाँ लेक्चर है और कैपिटल मार्केट का एक समग्र लेक्चर आया है। समग्र लेक्चर नहीं, एक पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 ऑलरेडी जो कि मैराथन के रूप में जा चुका है, तो आप उसपे पूरा पढ़ सकते हैं और पार्ट 2 आएगा, लेकिन आप इसे सीक्वेंस से भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आज यहीं तक रखते हैं, कल हम आगे बात करते हैं।